Dear students, good morning all of you. चैप्टर हमारा लॉ एंड सोशल जस्टिस चल रहा है. इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में हमने देखा था. और ये जो लॉ है, ये लॉज किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था. आज की हमारी क्लास में जो हमारे टॉपिक है, उनमें प्रमुख टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 में जो वर्ल्ड की जब सबसे वर्स्ट इंसिडेंट हुई थी, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ. एक वर्कर्स की क्या वर्थ होती है, उसका जीवन किस प्रकार कीमती होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हमारा जो टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में जो वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स एगो. यहाँ 24 ईयर्स की जगह 36 हो गए हैं अब. तो 36 ईयर्स पहले भोपाल में दुनिया की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी. यूनियन कार्बाइड, जिसको हम यूसी बोलते हैं, एन अमेरिकन कंपनी had a factory in the city in which it produced pesticides. एक अमेरिकी कंपनी है जिसका नेम है यूनियन कार्बाइड. इसने अपनी जो यूनिट स्थापित की थी भोपाल सिटी में, और ये पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन करती थी. कीटनाशक बनाने वाली ये यूनिट थी. एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसको MIC बोलते हैं, M फॉर मिथाइल, आइसो एंड साइनाइट. मिथाइल आइसोसाइनाइट, a highly poisonous gas, start leaking for this union carbide plant. तो 2 दिसंबर 1984 की मिडनाइट को इस यूसी प्लांट से मिक नामक जो हाईली पॉइजनस गैस है, उसने जो है उससे लीकिंग जो है प्रारंभ हो गई. गैस लीक होना प्रारंभ हुई मध्य रात्रि को. रिमेंबर्स अजीजा सुल्तान. अजीजा सुल्तान ये अपनी स्टोरी सुना रही है. सर्वाइवर, ये उस ट्रेजेडी में सर्वाइवर के रूप में थी, जीवित रहने वाली जो महिला थी. ये अपनी दास्तान सुना रही है. एट अबाउट 12:30 AM आई वॉक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली. जब रात को 12:30 बजे मेरी नींद जगी तो बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी. इन द हाफ लाइट आई सा दैट द रूम वाज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड. और कमरे में हल्की रोशनी थी, और ऐसा मैंने देखा दैट द रूम वाज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड. और जो रूम था, वो रूम पूरा सफेद धुएं से भरा हुआ था, वाइट क्लाउड से फिल्ड था. आई हर्ड पीपल शाउटिंग रन रन. और मुझे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी. सब कह रहे थे भागो, रन रन. देन आई स्टार्टेड कफिंग
तभी मुझे भी खांसी आने लगी। With each breath seemed as if I was breathing in fire, और लगता था जैसे कि मैं फायर में ब्रीदिंग कर रही हूँ, आग में सांस ले रही हूँ, ऐसा मुझे लगा। माई आई वर बर्निंग, मेरी आंखें जलने लगी। Within 3 days, more than 8,000 people were dead. 3 दिन के अंदर ही 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। Hundreds of thousands were maimed, और इसके अलावा लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए, मैम्ड हुए। ये दृश्य आप देख सकते हो, अजीजा सुल्तान का ये दृश्य है। इसके अलावा यहाँ पर जो सामूहिक अंत्येष्टि कार्यक्रम हो रहा है, सबको एक साथ जलाया गया, वो देख सकते हो आप। मास क्रीमेशंस। इसके अलावा चाइल्ड सेवरली अफेक्टेड बाय द गैस से अफेक्टेड जो चाइल्ड है, मानसिक रोगी हो गया है, ये भी आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज्ड टू द पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर। Most of those exposed to the poison gas came from poor working class families. पॉइजन गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर पुअर पर्सन्स थे, वर्किंग क्लास फैमिलीज थी, कामकाजी परिवार के लोग थे। ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक टू वर्क। आज भी 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो वर्क करने में असफल है, वर्क नहीं कर पा रहे हैं। एमंग दोज हु सर्वाइव्ड, और उनमें से भी जो जीवित रहे, जो सर्वाइव है, मैनी डेवलप्ड सेवरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम्स, अदर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो जीवित बचे लोग हैं उनमें कई प्रकार की बीमारियां उसमें आज भी देखने को मिलती है, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी से संबंधित जो बीमारी है, आई प्रॉब्लम्स, आंखों की बीमारी, एंड अदर डिसऑर्डर्स। चिल्ड्रन डेवलप्ड पेक्युलर एबनॉर्मेलिटीज लाइक द गर्ल इन द फोटो। इस फोटो में आप देख सकते हो जो गर्ल है वो पेक्युलर एबनॉर्मेलिटीज से जो है डेवलप हो गई है, ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, मानसिक रोगों से बच्चे जो है ग्रसित हो गए, ये आप देख सकते हो। द डिजास्टर वाज नॉट एन एक्सीडेंट। ये डिजास्टर कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जो तबाही हुई कोई दुर्घटना नहीं थी। यूसी हैड deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost. यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर, भोपाल डिजास्टर से पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी थी। देयर हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस लीक किलिंग ए वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल। बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में ए वर्कर किलिंग, एक वर्कर मारा गया था, एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि बहुत से इंजरिंग हुए थे। लेकिन यूनियन कार्बाइड प्लांट ने इस इंसिडेंट से कोई सबक नहीं लिया था। तो ये कोई इंसिडेंट नहीं थी, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने इसके प्रति जो है लापरवाही की। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस, सबूतों से ये साफ था, टू यूसी ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर, इस डिजास्टर के लिए यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था रेस्पॉन्सिबल था। इट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने
इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। इन द एंश्योरिंग लीगल बैटल, इसके बाद में लीगल बैटल चालू हुआ, कानूनी प्रक्रिया चालू हुई। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ सिविल केस अगेंस्ट यूसी। गवर्नमेंट ने यूसी के खिलाफ सिविल केस रिप्रेजेंट किया। इट फिल्ड $3 बिलियन कॉम्पेंसेशन केस इन 1985, हर्जाने के रूप में 3 बिलियन का मतलब है $3 अरब का उसे मुआवजा मांगा। बट एक्सेप्टेड लॉली 470 मिलियन इन 1989, लेकिन 1989 में 470 मिलियंस का हर्जाना कंपनी ने एक्सेप्टेड किया। सर्वाइवर्स अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। इसके बाद में लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशंस, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना बंद कर दिया। बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। दीज हैव सिप्ड इनटू द ग्राउंड कंटामिनेटिंग वाटर। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे थे, जिससे वहां का पानी कॉन्टामिनेटिंग हो रहा था, कॉन्टामिनेट हो रहा था, दूषित हो रहा था। डाउ केमिकल, द कंपनी हु नाउ ऑन्स द प्लांट, रिफ्यूज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप। डाउ केमिकल कंपनी के कब्जे में अब ये संयंत्र है। जो यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था, ये अब दूसरी जो कंपनी है डाउ केमिकल कंपनी, उसके ये नियंत्रण में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को अब तैयार नहीं है। 24 ईयर्स लेटर, 24 साल के बाद में, तो हम यहाँ कहेंगे 36 साल के बाद में, पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। 24 साल या 36 साल के बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन्ड बाय यूसी। यूसी से जो प्रभावित लोग थे, जहरीली गैस से जो प्रभावित लोग थे, अब फाइटिंग कर रहे हैं फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड जॉब के लिए। अब वो संघर्ष कर रहे हैं। दे आल्सो डिमांड दैट एंडरसन, द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेज, बी प्रोसिक्यूटेड। इसके अलावा उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी कैंपेन चला रखा है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ, एक मजदूर की कीमत क्या होती है, वो हम देखते हैं भोपाल के गैस ट्रेजेडी के बाद में। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, अगर आप भोपाल के डिजास्टर की वजहों को समझना चाहते हैं, इसके रीजंस को अगर आप समझना चाहते हो, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, यूनियन कार्बाइड ने इंडिया में ही ये कारखाना क्यों लगाया। और भी कंट्रीज थी जहाँ पर ये प्लांट लगाया जा सकता था, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने अपनी यूनिट जो थी वो इंडिया में एस्टेब्लिश क्यों की, इसके क्या रीजंस है, तो हम देखते हैं। वन रीजन, पहला कारण तो यह है, वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण सस्ता श्रम है। यहाँ पर चीप लेबर आराम से अवेलेबल हो जाता है, तो चीप लेबर के कारण यूनियन कार्बाइड ने अपनी यूनिट
इंडिया में एस्टेब्लिश की, किसके कारण? चीप लेबर के कारण। Wages that the companies pay to workers, say in the USA, are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और डेवलप्ड कंट्री में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। अगर ये कंपनियां अदर कंट्रीज में अपनी यूनिट खोलती है तो वहां पर इंडिया के जो वर्कर्स है उनके कंपैरिजन में वहां के जो लेबर है उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। तो एक कारण यही है कि यूनियन कार्बाइड ने अपनी जो यूनिट इंडिया में एस्टेब्लिश की, उसका मेन रीज़न था चीप लेबर। यहाँ पर इंडिया में आराम से चीप लेबर जो है अवेलेबल हो जाती है, इस कारण उन्होंने अपना कारखाना यहाँ स्थापित किया। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। इसके अलावा यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेज सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर आल्सो फीवर। और यहाँ के मजदूरों के लिए हाउसिंग जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। और इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। इसलिए यूनियन कार्बाइड ने अपनी जो यूनिट थी उसको यहाँ इंडिया में एस्टेब्लिश किया। उसके रीजंस बताए गए हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं, डेंजरस मीन्स हो सकता है। कंपनियां जो कॉस्ट कटिंग करती है उसके जो साइड इफेक्ट है वो मोर डेंजरस मीन्स है। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज अ वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। In the UC plant, every safety device was malfunctioning or was in short supply. यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या फिर उनकी संख्या कम थी। यूसी प्लांट में जो इक्विपमेंट थे वो मल फंक्शनिंग कर रहे थे और उनकी शॉर्ट सप्लाई भी थी, इस कारण इस प्रकार की दुर्घटना हुई। बिटवीन 1980 एंड 1984, 1980 और 1984 के बीच में द वर्क crew for the MIG plant was cut in half from 12 to 6 workers. मिग कारखाने के कामगारों के दल की जो संख्या थी वो 12 से घटाकर 6 कर दी गई थी। जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें भी उनकी संख्या को हाफ कर दिया गया। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days. इसके अलावा मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को भी 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। मजदूरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है सेफ्टी ट्रेनिंग, उसकी अवधि भी यूसी प्लांट ने घटाकर, जहाँ पहले 6 महीने तक उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, अब 6 महीने से घटाकर उनको 15 दिन कर दिया। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द मिग प्लांट वाज एबोलिश्ड। और इसके अलावा मिग कारखाने के लिए रात की जो शिफ्ट थी, रात की शिफ्ट के मजदूर का जो पद था, जो पोस्ट थी, उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर लिया गया। रात की पाली के जो मजदूर होते थे, नाइट शिफ्ट के जो वर्कर्स होते थे, उसको मिग प्लांट ने एबोलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया।
Read the following comparison between UC's safety system and Bhopal and its other plant in the US. अब हम यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या फर्क है वो फर्क हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी भोपाल में जो यूनिट थी यूनियन कार्बाइड की उसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी और जो अमेरिकी जो संयंत्र थे अमेरिकी जो फैक्ट्रियां थी उनमें सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, दोनों में अंतर था। एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस। पश्चिम वर्जीनिया जो अमेरिका में है उसमें कंप्यूटरीकृत चेतावनी सिस्टम थे, निगरानी व्यवस्था थी। जबकि हमारे यहाँ भोपाल में जो यूसी प्लांट था, वेयर याज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल gases and the human sense to detect gas leaks। लेकिन भोपाल के यूसी कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूर के जो अंदाजे होते थे उनसे काम चलाया जाता था। यानी वर्जीनिया में यानी यूएसए में अमेरिका में जो कंपनियां काम करती थी उसमें कंप्यूटराइज वार्निंग सिस्टम होते थे, मॉनिटरिंग सिस्टम होते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो यूसी प्लांट था वहाँ पर इस प्रकार की कोई वार्निंग सिस्टम नहीं थी, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था जिससे कि गैस लीक का पता चल सके। हमारे यहाँ पर केवल मैनुअल गैसेस से काम चलाया जाता था। जो ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीक्स, ह्यूमन सेंस के सारे ही जो गैस लीक्स के जो प्रकरण होते थे वो अंदाजे के सारे ही पता लगाया जाता था। केवल जो वर्कर्स कह देते थे उसके सारे काम चलता था। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी evacuation plan were in place but non-existent in भोपाल। वर्जीनिया के अंदर खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार हम दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिकी जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छी कंप्यूटराइज वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डेवलप कर रखी है, जबकि हमारे इंडिया में जो यूसी प्लांट लगाया था विदेशी कंपनी ने वहां पर इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा। Why are there such sharp difference in safety standards across countries? अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों होते हैं? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? One part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian workers। इस बात का वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज, इस बात का जो आंसर है इन व्हाट इज प्रिसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर्स, भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा रहा है। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, एक मजदूर जाता है तो उसकी जगह दूसरे मजदूर को रिप्लेस कर दिया जाता है। सिंस देयर इज नो so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage। तो there are many workers, बहुत सारे वर्कर्स है। एक वर्कर्स अगर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा वर्कर्स ले लिया जाता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कम सैलरी के बदले जो बहुत सारे वर्कर्स रखे जा सकते हैं। देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क, जो वर्क का विलिंग रखते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। इन अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशंस में भी वर्क करने की वो विलिंग रखते हैं। इन रिटर्न फॉर ए वेज, मेकिंग यूज ऑफ द
वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक क्या करते हैं? एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the careless attitude of the employers. इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों के बाद भी मालिकों के खराब रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों, कारखानों में दुर्घटना की खबरें आज भी आती रहती है, हम सुनते रहते हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाएं आज भी होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सुरक्षा कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जा सकता है, एनफोर्समेंट किस प्रकार किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।